हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ बात की जा रही है क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी। आज आपका टॉपिक भी चेंज है। इंग्लिश कंपलसरी for class 12 syllabus prescribed by the board this year। ये सिलेबस आपका जो लिया गया है वो NCERT का लिया गया राजस्थान में। इसके अलावा भी अन्य राज्यों में ये सिलेबस जहाँ चल रहा है NCERT का, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं उनमें तो ये चल ही रहा है। वो बच्चे भी इस वीडियो से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 यहाँ बात की जा रही है। टॉपिक आपका आज चेंज है। आर्टिकल स्पीच। बच्चों, आपका टॉपिक लेटर राइटिंग कंप्लीट हो चुका है। एक पत्र मैंने आपको दिया था, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर टेलिंग और एक्सप्रेसिंग या डिस्क्राइबिंग योर व्यूज अबाउट अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन। अपने विचार प्रकट कीजिए छोटे छोटे बच्चों पर बैग्स का अनावश्यक भार, अनावश्यक बोझ। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। लेटर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कुछ हद तक, यानी कि सब्जेक्ट, सर, मैडम, वहाँ तक मैंने आपको लिखवा दिया है। मेन पॉइंट्स और जो विचार हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब कभी भी मौका मिलेगा। वो मेन पॉइंट्स के कुछ बिंदु हैं, मैं चलती हुई क्लास में आपको कभी भी लिखवा सकता हूँ। 7 अंकों का आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है। और दूसरा टॉपिक यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये भी आपका बोर्ड में 7 अंकों का आता है। ध्यान रखना, ग्रामर पोर्शन में 2 प्रकार के कंपोजिशन यहाँ दिए गए हैं। एक शॉर्ट कंपोजिशन, दूसरा लॉन्ग कंपोजिशन। यहाँ आपके लॉन्ग कंपोजिशन चल रहे हैं और लॉन्ग कंपोजिशन में लेटर राइटिंग टॉपिक समाप्त हो चुका है। आर्टिकल या स्पीच यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। ये 3 टॉपिक आपके लॉन्ग कंपोजिशन हैं, लॉन्ग कंपोजिशन के हैं, 7 अंकों के हैं और आपको लगभग 100 शब्द सीमा में इनको लिखना है। लेकिन 100 से कम शब्द सीमा नहीं होनी चाहिए। 100 शब्द या 100 से अधिक शब्द होने चाहिए। और उन जो आप आर्टिकल स्पीच लिखते हो या लेटर लिखते हो, उनमें शब्द इस प्रकार के होने चाहिए जो आपके रचनात्मक क्षमता को दर्शाते हो। उनमें अच्छे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों? तो आर्टिकल का मतलब होता है लेख। आर्टिकल माने क्या होता है? लेख। और स्पीच माने क्या होता है? भाषण। ये 2 प्रकार के रचनात्मक क्षमता के ऊपर है लेख, राइटिंग स्किल, और स्पीच स्पीकिंग स्किल में आती हैं, यानी बोलने की। लेकिन हम यहाँ बोलेंगे थोड़ी, दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ राइटिंग स्किल में ही लेके चलेंगे, क्योंकि स्पीच आता है वो भी हमें लिखना है और आर्टिकल आता है वो भी हमें लिखना है। ठीक है? तो यहाँ आप लिखिए आर्टिकल का अर्थ होता है लेख, जबकि नोटबुक निकालिए और लिखिए, जबकि स्पीच का अर्थ होता है भाषण। स्पीच का अर्थ क्या होता है? भाषण।
ठीक है, यहां तक लिखिए आप। फिर आगे लिखना है इसमें, किसी पॉइंट या टाइटल यानी शीर्षक, पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, टाइटल माने शीर्षक, या कह सकते हो थीम, विषय वस्तु पर विचार प्रकट करना ही आर्टिकल या स्पीच लेखन कहा जाता है। ठीक है, टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन एनी पॉइंट, एनी टाइटल और एनी थीम इज कॉल्ड स्पीच और आर्टिकल। वी शुड फॉलो और रिमेंबर और लर्न द फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, यहां आपको लिखना है आर्टिकल या स्पीच लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। We should learn or remember the following points while writing article or speech. If the students who belong to English medium, they can write it in English. ठीक है, क्या लिखोगे आप? We should learn the following points while writing article or speech. कौन कौन से बिंदु हैं वो आपको यहां नीचे लिखने हैं। सर्वप्रथम कैपिटल लेटर्स में या प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल बनाकर के शीर्षक यानी कि टाइटल पृष्ठ के ऊपर पंक्ति के बीचों बीच लिखते हैं। देखो बच्चों, ये अपना एक पृष्ठ है। इस तरीके से आपका कॉपी आता है। ठीक है, आता कि नहीं आता? आपको यहाँ ये पृष्ठ है, पृष्ठ के ऊपर यहाँ पंक्ति के बीचों बीच क्या लिखना है? शीर्षक। ठीक है, ये पहली बात। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यदि स्पीच लिखते हैं तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, मान के चलिए हम स्पीच लिख रहे हैं किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर,
तो आप शीर्षक लिखोगे और शीर्षक लिखने के बाद नीचे जहां से हम स्पीच लिखना प्रारंभ करते हैं तो वहां क्या लिखोगे? ऑनरेबल, सम्माननीय, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य, वर्दी टीचर्स, विद्वान अध्यापकों, एंड डियर स्टूडेंट्स, और प्रिय विद्यार्थियों। आई प्लस नेम प्लस स्टैंड टू स्पीक या आई एम गोइंग, आई नेम लिख करके गोइंग टू स्पीक, ठीक है? अरे क्या लिख दिया? स्पीक ऑन प्लस शीर्षक, ठीक है? ऑनरेबल, सम्माननीय, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य, वर्दी टीचर्स, विद्वान अध्यापकों, एंड डियर स्टूडेंट्स, और प्रिय विद्यार्थियों। मैं फलान सिंह जो भी है स्टैंड टू स्पीक, बोलने के लिए खड़ा होता हूं, ऑन जो भी आपका शीर्षक लिखते हैं ऊपर वो लिखना है। ऑन वाटर क्राइसिस, जल संकट पर, ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर, ऑन करप्शन, भ्रष्टाचार पर, ऑन ब्लैक मनी, काले धन पर, ठीक है? ऑन पैट्रियटिज्म, देशभक्ति पर, ऑन डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर, ठीक है? तो ये आपको शीर्षक इसमें लिखना है। यदि आपको क्या लिखना है? किसी भी शीर्षक पर स्पीच लिखना है। बच्चों, आर्टिकल और स्पीच आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो आपको गद्यांश का आता है, दूसरा भी गद्यांश का आता है, तीसरा आपका शॉर्ट कंपोजिशन आता है, चौथा रिपोर्ट आता है, पांचवा आता है आपका क्या कहते हैं लेटर राइटिंग और छठवां आता है आपका आर्टिकल या स्पीच। तो छठवां क्वेश्चन में पहले आपको आर्टिकल आएगा किसी भी बिंदु पर, ठीक है? आर्टिकल आएगा किसी भी बिंदु पर, और अथवा क्या आएगा? स्पीच। मान के चलिए आपको आर्टिकल आ गया कि राइट एन आर्टिकल ऑन ब्लैक मनी, काला धन, इस पर आर्टिकल लिखो, अथवा प्रिपेयर ए स्पीच ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर भाषण लिखो। अब आपको आतंकवाद अच्छा लिख सकते हैं तो भाषण लिखो, आप ऊपर जो आर्टिकल आया हुआ ब्लैक मनी पर आप अच्छा लिख सकते हो उस पर आर्टिकल लिखो। दोनों में से कोई एक लिखना होता है। ये मैं आपको शुरुआत में सिलेबस के बारे में बता दिया था कि दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आर्टिकल का अथवा एक क्वेश्चन स्पीच का। आपको स्पीच अच्छा लगे तो वो लिखना है, आर्टिकल अच्छा लगे तो वो लिखना है। ये शीर्षक के ऊपर पता चलेगा कि शीर्षक जो है वो कौन सा आपके अनुसार सूटेबल है। वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लिखना चाहिए यदि दोनों ही आपको अच्छी तरह आते हैं तो। समय आने दो बता दूंगा, ठीक है। तो स्पीच यदि लिखता है, अब ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक मनी पर आर्टिकल ही आएगा स्पीच नहीं आएगा। हो सकता है ब्लैक मनी पर स्पीच आ जाए, हो सकता है टेररिज्म आतंकवाद पर आर्टिकल आ जाए तो आप आर्टिकल लिख दो। ये दोनों क्वेश्चन आएंगे और दोनों में से कोई एक करना होता है, 7 अंकों का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल की। यदि आर्टिकल लिखते हैं, यदि आर्टिकल लिखते हैं तो शीर्षक के नीचे
या बाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ लिखना, दाईं तरफ नीचे लेखक का नाम लिखते हैं। ठीक है। यदि स्पीच लिखते हैं तो स्पीच की समाप्ति पर, स्पीच की समाप्ति पर बाईं तरफ नीचे थैंक्स या थैंक यू या थैंक्स ए लॉट लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको समझा दूंगा अभी, एक पंक्ति और इसमें लिखनी है, एक या दो पंक्ति और लिखनी है। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। देखिए, आर्टिकल या स्पीच सौ शब्द सीमा में लिखे जाते हैं। ठीक है। और एक पंक्ति और इसमें लिखना है। बच्चों, मुझे कोई भी शीर्षक याद है। बच्चों, मुझे एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपका आर्टिकल या स्पीच लिखी और आपने लिख दिया पॉल्यूशन पर। ठीक है। ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो, आपको एक आर्टिकल, स्पीच या रिपोर्ट आ गया और वो रिपोर्ट आ गई आपकी पॉल्यूशन, प्रदूषण पर। आपको पूरा याद है, आपने लिख दिया, एग्जाम दिया, आप घर आ गए, प्रसन्न हैं, खुश हैं। आपने सोचा मुझे पूरा याद था, मैंने लिख रखा था और वो लिख दिया। और जब आप रिजल्ट देखते हो तो उसमें आपके अंक काट लिए गए और आप फिर उसमें देखते हो कि मैंने कॉपी मंगवाई है और उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है, फिर भी नंबर क्यों डिडक्ट कर लिए गए, क्यों काट लिए गए। बच्चों, इसका कारण सुनिए। जब हम आर्टिकल या स्पीच लिखते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी शीर्षक की परिभाषा या शीर्षक हमें क्या बता रहा है उसके बारे में लिखना चाहिए। दूसरा, कोई भी शीर्षक दिया गया है तो आपको उस शीर्षक में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिखना है। और तीसरा, यदि कोई समस्या दी हुई है तो अंत में उस समस्या के समाधान, सुझाव या उपाय भी लिखे जाते हैं। मान के चलिए प्रदूषण पर हम लिख रहे हैं और प्रदूषण पर हम ये लिखेंगे प्रदूषण क्या है, पोल्यूशन क्या है, कितने प्रकार का होता है और इस प्रदूषण से मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी है। और अंत में जब हम समाप्त करेंगे तो पॉल्यूशन कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, कैसे पॉल्यूशन, प्रदूषण का उन्मूलन किया जाना चाहिए, इसके ऊपर हम लिखते हैं। तो हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या करते हैं, याद कर लिया, अब दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं। प्रदूषण पर आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रदूषण के उपाय लिख देंगे।
ये नहीं लिखेंगे व्हाट इज पॉल्यूशन, कितने प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वन इज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। समस्या ये है कि हम पॉल्यूशन के उपाय सुझाव पहले दे देंगे, प्रदूषण समाप्त होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहले ये बताइए प्रदूषण है क्या। मान के चलिए हमें एक क्वेश्चन आ गया कि राइट एन आर्टिकल और ए स्पीच दीजिए, प्रिपेयर कीजिए ऑन द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जीवनी पर आप एक स्पीच दीजिए, भाषण लिखिए या फिर आप क्या कहते हैं आर्टिकल लिखिए। तो हम क्या प्रथम पंक्ति में क्या हम ये लिखते हैं कि महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गॉडसे ऑन 13 जनवरी 1948। क्या हम ये लिखेंगे पहले कि महात्मा गांधी को 1948 में 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। क्या हम ये लिखेंगे इस पहली लाइन में? नहीं, पहली लाइन में हम महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे कि वो कौन थे। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी संसार के महानतम नेताओं में से एक थे, हम ये लिखेंगे। उनका जन्म कब हुआ था ये लिखेंगे। एजुकेशन कैसे प्राप्त की थी ये लिखेंगे। शादी किन से हुई ये लिखेंगे। कौन कौन से मूवमेंट्स आंदोलन उन्होंने लॉन्च किए थे इन इंडिया भारत में ये हम लिखेंगे। और उन्होंने अपने प्रयासों से भारत की आज़ादी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ये लिखेंगे। और अंत में हम ये लिखेंगे कि उन्हें 1948 में मार दिया गया था, ये हम अंत में लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी हमें याद है तो हम सबसे पहले उल्टा सीधा लिख देंगे। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था, ये हम लिखेंगे। वो इंग्लैंड गए थे ये लिखेंगे, साउथ अफ्रीका गए थे ये लिखेंगे, है ना। फिर बाद में हम लिखेंगे उनको मार दिया गया था, फिर लिखेंगे हम उनका जन्म, लास्ट में लिखेंगे उनका जन्म यहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो ये सारी चीज़ हमने पूरा सही लिखा। बताइए इसमें कौन सी चीज़ गलत है? सब कुछ सही है, बट यू डिड नॉट राइट द होल थिंग इन सीक्वेंस। आपने प्रत्येक चीज को सीक्वेंस में एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा। दैट इज एन इनएप्रोप्रिएट आंसर, ये आपका अनुपयुक्त उत्तर होगा। ठीक, तो आप एक पंक्ति और लिख लीजिए। आर्टिकल या स्पीच, आर्टिकल या स्पीच लिखते समय, ये आपको नजर आ रहा है क्या अच्छे से? मैं साफ नहीं लिख रहा हूं क्या? चलो साफ लिख देता हूं। सर्वप्रथम शीर्षक के बारे में, उसके बाद प्रकार, समस्या व अंत में उपाय या समाधान के सुझाव लिखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का ये समस्या आ सकती है कि सर आप क्या लिखा रहे हो? आर्टिकल अर्थ होगा लेख, स्पीच अर्थ होगा भाषण, पर ये होता क्या है? बच्चों, आपने 10वीं कक्षा में पैराग्राफ, हिंदी में पैराग्राफ अनुच्छेद पढ़े होंगे, निबंध पढ़े होंगे। अंग्रेजी में एक प्रकार के ये क्या हैं? निबंध हैं। 12वीं क्लास में अंग्रेजी में ये एक प्रकार के निबंध हैं। स्पीच और आर्टिकल लिखने की कला इसमें मतलब आपको बनानी है। वो कला कैसे बनानी है, कैसे व्यक्त करनी है कि स्पीच जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो शीर्षक लिख के सीधा ही नीचे लिख देते हैं। ऐसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो शीर्षक लिख के नीचे सीधा लिख देते हैं।
जबकि आप आर्टिकल लिखोगे तो ऊपर लिखोगे आप शीर्षक, उसके नीचे या दाईं तरफ लेख लिखते हैं, उस लेखक का नाम, और फिर लिखना प्रारंभ करते हैं। यदि आप स्पीच लिखते हैं, यदि आप भाषण लिखते हैं, तो शीर्षक और उसके नीचे आदरणीय या सम्माननीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम स्पीच लिखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर हम यहां अपना स्पीच लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर ए स्पीच ऑन द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। प्रश्न क्या है? प्रिपेयर तैयार करो, ए स्पीच एक भाषण, ऑन द प्लेस ऑफ मदर मां का स्थान, इन द होम माने घर में, या इन द फैमिली परिवार में, परिवार में या घर में मां का स्थान, इस बात पर एक स्पीच भाषण आपको तैयार करना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप अपना पेन कॉपी निकालिए। बच्चों, हिंदी अंग्रेजी साहित्यिक विषय हैं, इनमें आपको सही लिखना पड़ेगा, शुद्ध लिखना पड़ेगा, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आपको सुंदर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और मिटाना है, ये साफ नहीं हुआ ढंग से। थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, आपको अच्छे से नजर आएगा। ठीक है भाई, हो गया, अब तो नजर आ रहा होगा। मैं मेहनत करूंगा तो आप भी मेहनत करोगे। मेहनती व्यक्ति को देख करके अन्य लोग फॉलो करते हैं, है ना? तो मैं भी चाहता हूं आप मुझे फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है स्पीच। ठीक है, ये आपका शीर्षक हो गया, बीच में पृष्ठ के बीचों बीच स्पीच। जब आप एग्जाम देते हो, क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर आएगा, 6th क्वेश्चन आएगा, उसमें स्पीच लिखते हो तो आपको ऊपर शीर्षक लिखना है स्पीच। आर्टिकल लिखते हो तो ऊपर क्या लिखना है? आर्टिकल। और लेटर लिखते हो तो ऊपर क्या लिखना है? लेटर, जो भी क्वेश्चन आता है। और यहां आपको लिखना है शीर्षक। शीर्षक क्या है? द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। ये आपका शीर्षक है। आप चाहो तो शीर्षक को इस प्रकार भी किसी बॉक्स में बंद कर सकते हो। ठीक है, अपनी कॉपी, मेरा तो ये पंक्ति टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपको अच्छे से ये बंद करना है। स्पीच ये बॉक्स में बंद कर दिया, और यहां से आपको स्पीच लिखना प्रारंभ करना है पैराग्राफ बना करके। यहां से आप पैरा बनाइए,
यहां लिखना नहीं किसी लेखक का नाम, लेखक का नाम यहां बीच में लिखते हैं हम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स। नजर आ रहा है कि आपको टीचर्स नहीं आ रहा है? अभी नजर आ रहा होगा, ठीक है। वर्दी टीचर्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मोहित बंसल स्टैंड टू स्पीक on the place of mother in the home। बच्चों ये शीर्षक आपको फिर से लिखना है। ये शीर्षक जो आपने ऊपर लिखा है, ये सभी अक्षर आपने कैपिटल में बनाए हैं। अब चाहो तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर यहां कैपिटल बना सकते हो। इफ यू लाइक यू कैन मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल हियर आल्सो। यहां भी आप बना सकते हो, ठीक है। द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, ये आपको लिखना है किसमें? स्पीच में। इसके बाद ये जो शीर्षक लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लिखना प्रारंभ करेंगे। मदर इज द नेम ऑफ गॉड on the lips and in the heart of a little child। बच्चों थोड़ा सा हिंदी अर्थ लेके चलते हैं। सम्माननीय मुख्य अतिथि, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य, वर्दी टीचर्स, विद्वान अध्यापकों, एंड माय स्टूडेंट्स, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मोहित बंसल स्टैंड टू स्पीक, बोलने के लिए खड़ा होता हूं, ऑन द प्लेस ऑफ मदर इन द होम। यह शीर्षक ये भी हो सकता है बच्चों, द प्लेस ऑफ मदर इन द फैमिली, परिवार में या घर में माँ का स्थान। मदर माँ इज द नेम ऑफ गॉड, माँ इज द नेम, नाम होती है, ऑफ गॉड, मन किसका? भगवान का। गॉड शब्द आपने पढ़ा होगा, GOD, द जनरेटर, द ऑपरेटर, द डिस्ट्रॉयर। द जनरेटर बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, रचना करने वाला ब्रह्मा जी। द ऑपरेटर संचालन करता यानी विष्णु जी। एंड डिस्ट्रॉयर बुराइयों का नाश करने वाला, यहां भगवान शिव शंकर की बात की गई है। इसीलिए मां के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश
यानी गॉड, इन तीनों के ही गुण होते हैं। माँ रचनाकार होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, बच्चे का पालन पोषण करने वाली होती है, और बच्चे के अंदर जो बुराइयां होती हैं उनका नाश करने वाली कौन होती है? माँ। इसलिए माँ इज द नाम होती है ऑफ गॉड, भगवान का, ऑन द लिप्स, होठों पर, एंड और इन द हार्ट माने हृदय में, ऑफ ए लिटिल चाइल्ड मान छोटे बच्चे के, छोटे बच्चे के हृदय में और उसके होठों पर माँ भगवान का नाम होती है। फॉर हर पावर ऑफ क्रिएशन, यहां से आगे लिखना है, फॉर हर पावर ऑफ क्रिएशन, अपनी रचनात्मक क्षमता के कारण या क्षमता के लिए। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? रचना। पावर मीन्स क्या होता है? ताकत। अपनी रचनात्मक ताकत के लिए शी हैज बीन कंपेयर टू गॉड, उसकी तुलना किससे की गई है? भगवान से की जाती है, की गई है। ए चाइल्ड, एक बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, कम्स आता है इन कॉन्टैक्ट ऑफ हिज हर मदर। एक बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, कम्स आता है इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में, ऑफ हिज हर मदर, अपनी मां के। ए मदर, एक मां, टीचेज, सिखाती है, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को, टू होल्ड फिंगर, उंगली पकड़ना, टू मूव ऑन हिज हर फीट, अपने पैरों पर चलना, एंड टू स्पीक, और बोलना। फॉर हर, फॉर मन के लिए या के कारण, हर मन अपने, माँ के, पावर माने ताकत, ऑफ क्रिएशन माने किसकी? पावर ऑफ क्रिएशन, ऑफ प्रपोजिशन भी जोड़ना है यहां। पावर ऑफ क्रिएशन, सी माने वह, यानी कि माँ, हैज बीन कंपेयर्ड, तुलना की गई है, टू गॉड, किससे? भगवान से। ए चाइल्ड, एक बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, कम्स आता है इन कॉन्टैक्ट मन, संपर्क में, ऑफ हिज हर मदर, अपनी माँ के। ए मदर, एक माँ, टीचेज, सिखाती है, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को, टू होल्ड फिंगर, उंगली पकड़ना, टू मूव, चलना, ऑन हिज हर फीट, अपने पैरों पर, एंड टू स्पीक, और बोलना भी सिखाती है। शी इज प्रोड्यूसर, माँ कौन होती है? निर्माता होती है। प्रोटेक्टर, प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, निर्मात्री। प्रोटेक्टर, रक्षात्री। प्रोड्यूसर मान निर्माण करने वाला, प्रोटेक्ट माने होता है रक्षा करना, प्रोटेक्टर मान रक्षात्री, रक्षा करने वाली। सैक्रिफाइसर, बलिदान करता, बलिदानी, अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो स्वयं का बलिदान भी कर सकती है। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एन एम्बॉडीमेंट, एक प्रतिमूर्ति या स्वरूप, ऑफ लव, प्रेम का, एंड अंडरस्टैंडिंग,
और समझदारी का। सी इज प्रोड्यूसर, वह निर्मात्री है। प्रोटेक्टर रक्षात्री है। सैक्रिफाइसर बलिदान करने वाली है। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, और प्रेम और समझदारी की एक प्रतिमूर्ति, एक स्वरूप है, एन एम्बॉडीमेंट है। ठीक है। शी हैज, वह रखती है, सो मैनी क्वालिटीज, शी हैज सो मैनी क्वालिटीज wrapped in one, वह हैज रखती है, सो मैनी क्वालिटीज माने बहुत से गुण, रैप्ड माने लिपटे हुए। ध्यान रखें, जो रैप्ड का मतलब होता है गठरी, गठरी को क्या बोलते हैं? रैप्ड। वह गठरी रखती है, बहुत से गुण रखती है, इन वन माने एक में, एक ही गठरी में लपेटे हुए बहुत से गुण वो रखती है। विदाउट मदर, बिना मां के। ए होम, एक घर। बिकम्स, बन जाता है। नो लेस, कम नहीं। देन ए जंगल, किसी वन से कम नहीं बन जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूं यहां। अब आपको पैरा चेंज करते हुए एक कोटेशन, एक उद्धरण यहां लिखना है बीचों बीच। बीचों बीच एक उद्धरण लिखना है, गॉड, पैरा चेंज करते हुए, could not be everywhere, therefore he made mothers। ये बात किसने कही है? प्लेटो ने। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं प्लेटो। उन्होंने ये बात माँ के बारे में कही है कि भगवान कुड नॉट बी, नहीं हो सकता था, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। भगवान प्रत्येक घर में नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने ही किसके लिए आया है? ध्यान रखना, बीच सेंटेंस में भी यदि इस सर्वनाम का प्रथम अक्षर कैपिटल आता है या दोनों ही अक्षर एच और ई दोनों ही कैपिटल आते हैं, समझ लीजिए ये जो शब्द है ये किसके लिए आया हुआ है? गॉड के लिए, भगवान के लिए आया हुआ है। ध्यान रखना, ठीक है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका सर अर्थ क्या होता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी। मर्चेंट माने व्यापारी, और वेनिस एक स्थान का नाम है, इटली में एक शहर था वेनिस, अभी भी है, वेनिस का व्यापारी। और जो ये कमेंट में लिखा था बच्चों, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत शानदार नाटक है, आपको मौका मिले तो कभी पढ़ना, हिस्टोरिकल लिटरेचर वाले पढ़ सकते हैं। भगवान प्रत्येक जगह नहीं हो सकता था, देयरफॉर, इसलिए ही मेड मदर्स, उसने माँओं को बनाया। मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश कीजिए। पैरा चेंज करते हुए लिखना है, वी ऑल नो दैट today's girls would be tomorrow's mothers।
हम सभी जानते हैं कि आज की लड़कियां कल की क्या होंगी, माएँ होंगी। देन वाई, is there discrimination against women? तो फिर क्यों इज देयर है डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव अगेंस्ट विमेन औरतों के विरुद्ध। वाई आर गर्ल्स considered a second class citizen in every family? तो प्रत्येक परिवार में क्यों लड़कियों को एक द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता है? क्यों डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है? भाई निश्चित रूप से औरतें हैं जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। बिना इनके वंश वृद्धि या संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर नारियों के विरुद्ध, नारियों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है? यहाँ ये बात बताई गई है। मैं यहाँ एक दो पंक्ति और मिटा रहा हूँ, ठीक है? देन वाई, तो क्यों इज देयर ए डिजायर ऑफ ए सन देन ए डॉटर इन फैमिली? There are so many people who consider boys as an asset and girls as a liability, और लड़कियों को क्या मानते हैं? एक जिम्मेदारी। उतारिए, यहां तक लिखिए। मैं इनका हिंदियत भी कराता हूँ। All such discriminations should be stopped। इस तरह के सभी भेदभाव रोके जाने चाहिए। She should be respected everywhere। प्रत्येक जगह उसका सम्मान किया जाना चाहिए।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने लिख दिया है, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको हिंदी अर्थ भी कराता हूँ। इट इज सी should be worshipped in every family। प्रत्येक परिवार में माँ की पूजा की जानी चाहिए। और एक पंक्ति और इसमें लिख लीजिए, इट इज rightly said that a mother moves family moves। एक माँ जब प्रगति करती है तो परिवार आगे बढ़ता है। ए मदर मूव्स, जब एक माँ प्रगति करती है, फैमिली मूव्स, सोसाइटी मूव्स एंड मूव्स द नेशन, और राष्ट्र प्रगति करता है। कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। एक कोटेशन और लिख लेना, गिव मी गुड मदर्स एंड आई शैल गिव यू ए गुड नेशन। ये बात नेपोलियन ने कही है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा हिंदी बता देता हूँ, वो मैंने मिटा दिया है, उसमें लिखा हुआ था सी इज प्रोड्यूसर, वह निर्मात्री है, हालांकि अर्थ बता दिया मैंने। प्रोटेक्टर रक्षात्री है, सैक्रिफाइसर बलिदान करने वाली है, एन एम्बॉडीमेंट एक प्रतिमूर्ति या स्वरूप है, ऑफ लव माने प्रेम का, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी का। ठीक है, सी हैज वह रखती है, सो मैनी क्वालिटीज बहुत से गुण, रैप्ड मन लिपटे हुए, गठरी इन वन माने एक में ही। विदाउट मदर बिना माँ के, ए होम एक घर, बीकम्स बन जाता है, नो लेस कम नहीं, देन ए जंगल एक वन से। बिना माँ के एक परिवार है, एक घर है, वो जंगल से कम नहीं होता है। सोच के देखिए, घर में माँ नहीं है तो समझिए पूरा का पूरा खाली है, जंगल के समान घर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले बताया जा चुका है, प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम की प्रतिमूर्ति, समझदारी की प्रतिमूर्ति, स्नेह की प्रतिमूर्ति, बलिदान करने वाली, निर्माण करने वाली, रक्षा करने वाली, सभी गुण माँ के अंदर होते हैं। गॉड भगवान कुड नॉट बी नहीं हो सकता था एवरीवेयर प्रत्येक जगह, देयरफॉर इसलिए ही मेड उसने बनाया, मदर्स मान के इनको माँओं को बनाया। ये बात किसने कही है? प्लेटो, एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं प्लेटो, उन्होंने ये बात कही है। ये दो कोटेशन मैंने दिए, एक कोटेशन आपको बीच में दी है और एक कोटेशन आपको यानी कि अंत में दे दी है। हालांकि ज़्यादा कोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो एक या लास्ट दो कोटेशन लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे अधिक नहीं लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है कि आप पूरा का पूरा कोटेशन ही कोटेशन लिख दें, उसमें उद्धरण उद्धरण लिख दें, पूरा कविता पाठ यहाँ लिख दें। तो ध्यान रखना बच्चों, हम गद्य कार्य कर रहे हैं, पद्य कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ जो कार्य दिया गया भाषण का, वो गद्य का दिया गया है, पद्य का नहीं दिया गया है।
वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, दैट की टुडेज गर्ल्स, आज की लड़कियां, वुड बी होंगी टुमारोज मदर्स, कल की माएँ, हम सभी ये जानते हैं। तो फिर लड़कियों के प्रति इतना भेदभाव क्यों? देन वाई, तो क्यों? इज देयर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है। बच्चों, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर देयर और इट का प्रयोग हम कहां करते हैं? देखिए बच्चों, देयर माने वहां, ये जो शब्द है यह है एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाता है, यहां वहां, ठीक है, यहां वहां। दूसरी बात, इट जो है ये आपका प्रोनाउन दिया गया है, किसी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर, एक वचन के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो आपको यहां ज्यादा परेशानी की जरूरत है नहीं। देयर का प्रयोग वहां के अर्थ में जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर होती है, और स्थान व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वहां, और निकट होती है स्थान व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहां। और इट का प्रयोग करते हैं हम किसी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर के प्रोनाउन के लिए। और दिस का प्रयोग करते हैं निकट की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है, सर इतना तो हम जानते हैं, वाई आर यू टेलिंग अस दीज थिंग्स, वी नो वेरी वेल ऑल दीज थिंग्स, हम सभी इन चीज़ों को जानते हैं, आप ये मत बताएं, आप ये बताएं कि सेंटेंस में देयर का प्रयोग, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बच्चों, कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी का जहां आपके पास कर्ता नहीं होता है, बहुत से सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं हिंदी में, हम उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या इंग्लिश से इंग्लिश में ही अपन बोल रहे हैं कुछ भी, और हमारे पास कर्ता नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में कर्ता का प्रयोग करने के लिए, कर्ता का स्थान बनाने के लिए, या कर्ता के स्थान पर हम दियर का या इट का प्रयोग कर देते हैं, जहां दियर और इट का कोई अर्थ नहीं होता। समझ में आया? कोई भी प्रश्न, कोई भी सेंटेंस जिसमें कर्ता नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है, वाक्य का निर्माण करने के लिए ऐसे सेंटेंस में हम कर्ता के स्थान पर दियर या इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बरसात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इट इज रेनिंग। अब अर्थ ये नहीं होगा यह बरसात हो रही है, अर्थ क्या होगा? बरसात हो रही है, कर्ता इसमें कुछ है नहीं, इट इज रेनिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे आज मंगलवार है, तो इसमें कोई कर्ता नहीं है, हम क्या बोलेंगे? इट इज ट्यूसडे टुडे, आज क्या है? मंगलवार है। अब ऐसा तो नहीं हम ये बोलेंगे यह है आज मंगलवार है। दूसरी बात, देयर का प्रयोग वैसे ही करते हैं, जैसे कि देयर इज ए 10 रुपीज नोट इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, देयर इज 10 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। अब अर्थ यहां आप देयर का अर्थ वहां से नहीं लोगे कि मेरी जेब में वहां 10 रुपए का नोट है। जैसे मेरी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो वहां आप देयर का प्रयोग करोगे, अर्थ वहां नहीं होगा कि आप अर्थ ये ले देते हो कि मेरी क्लास में वहां 500 विद्यार्थी हैं। ये गलत है, क्योंकि देयर का अर्थ यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हम नहीं कर रहे, केवल कर्ता के स्थान पर सेंटेंस का निर्माण करने के लिए करते हैं। एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता नहीं होता है, वहां आप क्या लगा सकते हो? देयर या इट लगा सकते हो। जैसे कि इसमें कि औरतों के विरुद्ध क्यों भेदभाव है, औरतों के विरुद्ध क्यों भेदभाव है। अब इसमें कर्ता कौन है? कर्ता औरत थोड़ी है, उनके तो विरुद्ध भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर ये कर्ता नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर को। वाई इज देयर डिस्क्रिमिनेशन, या औरतों के विरुद्ध इतना ज्यादा भेदभाव क्यों है? वाई इज देयर सो मच डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अगेंस्ट गर्ल्स। ऐसा कोई सेंटेंस यहां दिया गया है तो वहां देयर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। वाई आर गर्ल्स कंसीडर्ड, औरतों को, लड़कियों को क्यों माना जाता है? यहां कंसीडर्ड के स्थान पर एक शब्द और है, वो यहां लगा सकते हो ट्रीटेड। ट्रीटेड माने व्यवहार किया जाना। लड़कियों को क्यों व्यवहार किया जाता है? ए सेकेंड क्लास सिटीजन, एक द्वितीय दर्जे का नागरिक इन एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार में।
प्रत्येक परिवार में लड़कियों को द्वितीय दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है? भाई लड़के को पहला नागरिक मानते हैं घर में, परिवार में, और दूसरा लड़कियों का। हालांकि अब समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लोगों में जागरूकता है, और उस जागरूकता का यही मानना है कि लड़कियों को भी अब शिक्षाएं दी जा रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोष वगैरह और कई क्या कहें विदुषी महिलाएं थीं, विद्वान महिलाएं, विदुषी महिलाएं जिनको विद्वान महिलाएं कहते हैं, जो बहुत शिक्षित थी। उन्होंने शास्त्रार्थ किया था विद्वान लोगों से। लेकिन बीच का काल, गुप्त काल के बाद जब सल्तनत काल आया, मुग़ल काल आया, और उस सल्तनत काल और मुग़ल काल के दौरान एक स्थिति, नारियों की स्थिति वो साउंड नहीं थी। और जो ही समय आया अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश रूल आया था, तब नारियों की स्थिति शिक्षा के प्रति फिर से उत्थान किया जाने लगा, उन्नति की जाने लगी, है ना। अब समय बदल रहा है। देन वाई इज देयर डिजायर, क्यों एक इच्छा है ऑफ ए सन, एक पुत्र की, देन ए डॉटर, एक पुत्री के बजाय, इन फैमिली, परिवार में, परिवार में पुत्र की इच्छा क्यों ज़्यादा है पुत्री के बजाय? यही सोचते हैं कि एक लड़का हो जाए, ये नहीं सोचते कि लड़की हो जाए। दो लड़के हो गए तो ये नहीं सोचते कि लड़की हो जाए, नहीं, लड़का हो जाए। हालांकि अब समय बदल रहा है, लड़कियों की इच्छा अब ज़्यादा है। एक परिवार में 5 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, और वहाँ 2 लड़के हो गए, 1 बीघा बंटवाएगा। लड़की हो जाएगी तो कम से कम बांटेगी तो नहीं उसको। अब समय बदल रहा है और लोग लड़कियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, और लड़कियां भी प्रत्येक क्षेत्र में, इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी, विमेन और गर्ल्स प्रूव्ड देयर कंट्रीब्यूशन, देयर एबिलिटी, अपना योगदान, अपनी क्षमता को प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों ने दर्शाया है। ऐसा नहीं है। देयर आर सो मैनी पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं, हु कंसीडर, जो मानते हैं बॉयज, लड़कों को, एज एन असेट, एक धरोहर। असेट मान क्या होता है बच्चों? धरोहर, जो हमें विरासत से मिली हुई है और हम आगे आने वाली पीढ़ी को उसे सौंपते हैं, वो क्या कहलाता है? धरोहर। पुरानी पीढ़ी से हमें मिली है और आने वाली पीढ़ी को हमें सौंपना है, वो धरोहर कहलाता है। तो लड़कों को धरोहर मानते हैं, एंड गर्ल्स, और लड़कियों को एज ए लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी मानते हैं। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, कन्या ही पर किए एव, पढ़ा होगा कभी, कन्या ही पर किए, कन्या हमेशा पराया धन होती है, ऐसा कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है पहले से, है ना। ऑल सच डिस्क्रिमिनेशंस, ऐसे सभी भेदभाव, शुड बी स्टॉप्ड, रोके जाने चाहिए। सी शुड बी रेस्पेक्टेड, माँ को, नारी को शुड बी रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाना चाहिए एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। सी माँ को शुड बी वर्शिप्ड, पूजा की जानी चाहिए इन एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार में। इट इज राइटली सेड, ये सही कहा गया है, दैट की ए मदर मूव्स, एक माँ प्रगति करती है, कॉमा लगाइए, फैमिली मूव्स, तो परिवार प्रगति करता है, सोसाइटी मूव्स, समाज प्रगति करता है, एंड मूव्स द नेशन, और राष्ट्र प्रगति करता है। निश्चित रूप से जब परिवार में एक माँ प्रगति करती है तो परिवार प्रगति करता है, समाज प्रगति करता है, और राष्ट्र भी प्रगति, उन्नति करता है। इसीलिए नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बहुत बड़ा सेनापति हुआ था, इसलिए उसने कहा था, गिव मी गुड मदर्स, मुझे अच्छी माएँ दे दो, गिव मी, मुझे दे दो, गुड मदर्स, अच्छी माएँ, एंड आई शैल गिव यू, और मैं तुम्हें दूंगा एक गुड नेशन, एक अच्छा राष्ट्र। निश्चित रूप से जब माएँ अच्छी होंगी तो उनसे प्राप्त संतति, संतान, ऑफ स्प्रिंग्स बहुत ही गौरवशाली होगी, ताकतवर, बुद्धिमान, साहसी, ऐसी संतति, संतान माँ से उत्पन्न होगी तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको पता हो तो एडोल्फ हिटलर ने भी अपने क्षेत्र में, अपने देश में, जर्मनी में, माँओं को, ऐसी माँओं को मरवा देता था बच्चों के साथ में, जो काले बच्चे पैदा करती थी। मतलब जो गैर जर्मन थे, यानी कि जिनकी आंखें नीले रंग की नहीं होती थी, उन बच्चों को, और उन बच्चों को तो मरवाता था, लेकिन ऐसी माँओं को भी मरवाता था जिनके इस प्रकार के ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते थे। वो चाहता था कि हमारे देश में ऐसी ही माएँ हों जो
जर्मन मूल की हों और जर्मन मूल के बच्चे ही पैदा करें। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये लिखना है, समझना है। कोई भी स्पेलिंग, कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम हो तो आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मेहनत कीजिए, आज से आपका ये दूसरा टॉपिक प्रारंभ हो गया है। कल से अपन कोशिश करेंगे 2 तो कम से कम आपको यहाँ रोजाना लिखाने ही हैं, ठीक है। थैंक यू।